गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हमने इंडोक्राइन चैप्टर से 2 पार्ट पढ़ा दिया है, आज हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तीसरे पार्ट में हम आज पढ़ाएंगे आप लोग को थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, इसका क्या कार्य है और थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है। ठीक, थायराइड ग्लैंड हमारे गले में लैरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में स्थित है, जो बाइलोब संरचना की आकार का है। ठीक, जैसे मान लीजिए यह है ऊपर का ये साउंड बॉक्स जिसे लैरिंग्स कहते हैं, ट्रायंगल की संरचना में पाया जाता है और इनसे लगा हुआ बाइलोब्ड संरचना का थायराइड ग्लैंड। ठीक, बाइलोब्ड आकार का थायराइड ग्लैंड है जिसमें ग्लोबुल लाइक स्ट्रक्चर के थायराइड एसिनी पाए जाते हैं। थायराइड एसिनी पूरे थायराइड ग्लैंड में फैले हुए हैं और इनके चारों कोनों पर 4 ग्लैंड दूसरे पाए जाते हैं, जिन्हें हम पैराथायराइड ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। ठीक, जैसे कि ये है लैरिंग्स, ये है थायरॉइड ग्लैंड, ये है ट्रैकिया, और इसके अंदर 4 कोनों पर 4 बड़े बड़े आकार के गोले पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। और इसमें छोटे छोटे लोबुल्स लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं थायराइड एसिनी। और थायराइड एसिनी थायराइड के स्ट्रोमा में धंसे हुए रहते हैं। स्ट्रोमा, ये तो हो गया थायराइड। अब देख लिया जाए कि थायराइड जो होता है इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कितनी होती है। मेल और फीमेल में थायराइड ग्लैंड का जो आकार है क्या सेम होता है या छोटा बड़ा, और इनका कलर देख लेते हैं। ठीक, पहला तो बताएं कि ये बाइलोब्ड थे, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक, दूसरा है कि थायराइड ग्लैंड का जो कलर होता है वो चॉकलेटी कलर के और साथ ही साथ पिंक कलर के पाए जाते हैं। थायराइड ग्लैंड का अगर इसकी लंबाई देख लिया जाए तो लंबाई इनकी 5 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ये क्या होता है, मोटा होता है। ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर, और इसकी जो थिकनेस है, ये मोटाई 1 सेंटीमीटर की होती है। इस तरह इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर का पाया जाता है। मेल के केस में थायराइड ग्लैंड छोटे होते हैं, जबकि फीमेल के केस में थायराइड ग्लैंड बड़े होते हैं। ये थे थायराइड ग्लैंड्स। इनकी पोजीशन बता दिए कि लैरिंग्स के नीचे और ट्रैकिया के ऊपर, अर्थात लैरिंग्स के नीचे, ट्रैकिया के ऊपर, इन्हीं के बीच में
थायराइड ग्लैंड पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में गले में स्थित, यहाँ पाया जाता है ट्रैकिया, और ट्रैकिया के ऊपर थोड़ा सा थायराइड ग्लैंड, उसके ऊपर लैरिंक्स अर्थात गले में इसी भाग में क्या है, थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड है। अब आते हैं थायराइड ग्लैंड के कितने भाग हैं। तो थायराइड ग्लैंड के मुख्यतः दो भाग हैं। पहले भाग को कहते हैं थायराइड एसनी और दूसरे भाग को कहते हैं थायराइड स्ट्रोमा, या थायराइड एसिनी और दूसरा भाग स्ट्रोमा। देखिए, पहले पार्ट को कहते हैं थायराइड एसिनी और दूसरे भाग को स्ट्रोमा। थायराइड एसिनी यही जो लोबूल लाइक स्ट्रक्चर, गोले गोले, इसके बारे में बता रहे हैं। थायराइड एसिनी जो है गोले गोले संरचना के लोबूल लाइक स्ट्रक्चर के संख्या के आकार में थायराइड ग्लैंड में पूरी तरह से बिखरे हुए पाए जाते हैं। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में स्ट्रोमा से भी अधिक थायराइड ग्लैंड का थायराइड एसिनी भाग कवर करता है। ठीक है, थायराइड एसिनी का जो लोबुल्स है, जो गोला सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी स्ट्रक्चर के अंदर हार्मोन्स बनता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन किया जाता है। वह कौन सा हार्मोन्स है? तो वह हार्मोन्स जो है इसके अंदर जो सिक्रीट किया जाता है, उस हार्मोन्स का नाम है आयोडोथायरोग्लोबुलिन। ठीक, आयोडोथायरोग्लोबुलिन नाम का इसके अंदर क्या है, हार्मोन सिक्रीट किया जाता है, जो लगातार क्या करता है, आयोडीन का सिक्रीशन करने में मदद करता है। अर्थात कह सकते हैं आयोडोथायरोग्लोबुलिन नाम का जो हार्मोन्स है, जो थायराइड एसिनी के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है, यही है रिस्पॉन्सिबल क्या, आयोडीन को सिक्रीशन कराने में। ये है आयोडीन को सिक्रीशन कराने में मदद करते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है वह पर डे, थायराइड ग्लैंड पर डे क्या है, कहने का मतलब है पर डे हमें 0.15 मिलीग्राम हमें आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। वह आयोडीन हम लोग प्रतिदिन भोजन के दौरान जो भोजन करते हैं उसके दौरान हमें मिल जाता है, लेकिन जब कभी कभी भोजन नहीं करते हैं तो उस दौरान हमें आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। तब उस समय आयोडीन जो है हमें इसके द्वारा स्रावित किया गया ये आयोडीन का उपयोग करते हैं। ठीक, क्योंकि ये जो आयोडीन निकला हुआ है, सिक्रीट जो किए हुए हैं, ये थायराइड ग्लैंड हमेशा अपने पास 5 से 6 ग्राम आयोडीन सिक्रीट करके संचित किया हुआ रहता है, जो भविष्य में भोजन न कर पाएँ या आयोडीन न ले पाएँ तो उस दौरान यह आयोडीन क्या होता है, हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है कि हमें जो दैनिक क्रिया चलाना है, आयोडीन की कमी से कोई रोग न होने पाए, इस वजह से क्या है, आयोडीन यहाँ से हमें मिल जाता है और आयोडीन की भरपाई कर ली जाती है। इस तरह से था आयोडीन। अब आता है कि थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की अगर कमी हो जाए, थायराइड ग्लैंड में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, और आयोडीन की अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा। ठीक, तो आयोडीन की हम पहले पढ़ते हैं कमी से होने वाले रोग। आयोडीन का अगर हाइपोसिक्रीशन, आयोडीन का अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाए, अर्थात अगर इसकी कमी हो जाए शरीर में, तो कौन कौन सा रोग उत्पन्न होगा। आयोडीन की कमी से
इसमें शरीर में हमारे 4 तरह के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। पहले जो बीमारी है उसका नाम है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म दूसरे रोग को कहते हैं, पहला है क्रिटिनिज्म और दूसरा है सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर अर्थात सामान्य घेंघा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, सिंपल ग्वाइटर, ग्वाइटर TRE। और तीसरे को कहते हैं मिक्सोडीमा। ठीक, तीसरी जो बीमारी है वह है मिक्सोडीमा। और लास्ट बीमारी जो है वो एक वैज्ञानिक थे हैशमिटो। हैशमिटो ने अपने नाम पर ही इस रोग का नाम दे दिया हैशमिटो डिजीज। हैशमेटोस डिजीज। ठीक, हैशमिटो डिजीज का नाम दे दिया गया। ठीक, इस तरह से कुल 4 बीमारी हमें दिखाई दे रहे हैं। और 4 बीमारी में पहला बीमारी हम लोग पढ़ते हैं क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म कौन सा रोग है? ठीक, क्रिटिनिज्म में देखा जाए तो आयोडीन की कमी हो जाने पर हमारा हार्ट बीट कम हो जाता है। ठीक, हार्ट बीट कम हो जाता है, साथ ही साथ बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR ये भी कम हो जाता है। BMR का मतलब यह है कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट अर्थात उपापचयी की क्रिया, मेटाबॉलिज्म की क्रिया क्या होती, मंद पड़ जाती हैं। जैसे रिस्पायरेशन की क्रिया धीरे हो जाएगी। ठीक है, बाहर देख लिया जाए फोटोसिंथेसिस की एग्जाम्पल के रूप बता रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया धीरे हो जाएगी। ह्यूमन के केस में फोटोसिंथेसिस नहीं है तो इसे नहीं बताकर रिस्पायरेशन की क्रिया, कहने का मतलब है जो भी रिएक्शन का दर है हमारे शरीर में हो रहा है वह रिएक्शन की दर क्या हो जाएंगे, में मंद पड़ जाएंगे या कमी आ जाएगी। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट की कमी हो जाने के कारण हमारे शरीर में DNA और RNA की मात्रा, ठीक है, DNA और RNA की मात्रा बढ़ नहीं पाती। अगर इनकी मात्रा नहीं बढ़ेगी तो उसी के अनुपात में प्रोटोप्लाज्म नहीं बढ़ेंगे। जब प्रोटोप्लाज्म नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर की जो लंबाई है वो लंबाई नहीं बढ़ेगी। अर्थात इनके कारण क्या हो जाता है, इनकी जब कमी होती है, कमी का मतलब कह लीजिए इनका वृद्धि, तब किसकी, शरीर की वृद्धि और विकास रुक जाता है। ठीक है, DNA RNA का अमाउंट नहीं बढ़ने के कारण, इसका अमाउंट नहीं बढ़ने के कारण हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास क्या होती है, रुक जाती है। अर्थात RNA और DNA का संश्लेषण दर कम हो जाता है, जिसके कारण और भी क्रिया बताए हैं रिस्पायरेशन की क्रिया मंद हो जाने से शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। जब शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर का भी विकास और वृद्धि रुक जाएगा। ये सब क्या थे, हाइपोसिक्रीशन अर्थात आयोडीन की कमी हो जाने से रोग। ठीक है, जिसे क्रिटिनिज्म के नाम से जानते हैं। इसमें हार्ट बीट कम हो जाता है, BMR रेट कम हो जाते हैं, DNA RNA का संश्लेषण भी कम हो जाता है, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं प्राप्त हो पाती और शरीर का विकास और वृद्धि रुक जाता है, जिसके कारण व्यक्ति कैसा हो जाएगा, बौना। व्यक्ति किसका शिकार हो गया, बौने का शिकार हो गया। अर्थात व्यक्ति की लंबाई छोटी हो गई और वो कैसा हो गया, बौना हो गया। ठीक, मेढक के केस में जब फ्रॉग
लार्वा अपना देते हैं, टेडपोल लार्वा। तो टेडपोल लार्वा को आयोडीन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट की उपस्थित उनके शरीर में उपस्थित आता है, अर्थात आयोडीन उपस्थित रहती है, उसी आयोडीन का उपापचय करके वो टेडपोल लार्वा मतलब फ्रॉग में कन्वर्ट होते हैं। अर्थात टेडपोल लार्वा से फ्रॉग में कन्वर्ट होने के लिए हमें आयोडीन की बहुत आवश्यकता पड़ती है, मेढक के केस में भी। ठीक, अब आता है दूसरा बीमारी। इसमें 4 पॉइंट बता दिए किनकी कमी से। अब दूसरा है सिंपल ग्वाइटर, सामान्य घेंघा, जिसे कहते हैं घेंघा। यह गले में होने वाला सैक लाइक स्ट्रक्चर, बड़ा सा यहाँ से निकला हुआ एक संरचना पाई जाती है जिसे हम घेंघा कहते हैं। घेंघा कब होता है? जब शरीर में या थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की मात्रा नहीं मिल पाती, अर्थात आयोडीन की कमी हो जाती है, तो थायराइड ग्लैंड में पाए जाने वाले थायराइड एसिनी क्या करते हैं? वो सूज जाते, क्योंकि इनमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन हो जाने से वो सूज जाते हैं, और सूज जाने के कारण हमें गले में आगे से निकला हुआ दिखाई देता है, जिन्हें हम कहते हैं घेंघा। पहले के समय में जब औरतों में यह रोग होता था, तो वह औरत इस रोग को समझ नहीं पाती थी, और वो समझती थी यह हमारे गले का आभूषण है। अर्थात वो अपना आभूषण समझ करके उन्हें समझती थी, और उन्हें अच्छा लगता था कि ये तो मेरा भगवान का देन है जो एक आभूषण के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई और साइंस डेवलप करता गया, और पुनः जांच किया गया, पता चला यह आभूषण नहीं बल्कि एक क्या है? रोग है, जो महिलाओं के गलों में आगे की तरफ दिखाई देती थी। ठीक, ये तो था मेरा घेंघा। ये भी आयोडीन के कमी के कारण है। किसमें? जो थायराइड है, थायराइड एसिनी में इन्फेक्शन के कारण ये एसिनी क्या होते हैं? सूज जाते हैं, और गले में आगे की तरफ निकले हुए दिखाई देते हैं। इसी को कहते हैं थायराइड घेंघा, सिंपल ग्वाइटर के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं तीसरा बीमारी। तीसरा बीमारी है मैक्सोडीमा। मैक्सोडीमा एक ऐसी बीमारी है जो ह्यूमन के त्वचा के नीचे पाए जाने वाले फैट प्लस म्यूकस की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, ये जो स्किन है, त्वचा है, इस त्वचा के नीचे पाए जाने वाले फैट और म्यूकस की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति कैसा हो जाता है? मोटा, भारी भरकम दिखाई देने लगता है। लेकिन वह व्यक्ति आंतरिक रूप से क्या होता है? कमजोर होता है, क्योंकि फैट और म्यूकस की मात्रा बढ़ जाने के कारण मिक्सोडीमा रोग हो गया है, और उसका शरीर मोटा, तगड़ा और भारी भरकम दिखाई देने लगता है। लेकिन वह आंतरिक रूप से क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। आंतरिक रूप से क्या होंगे? कमजोर। आंतरिक रूप से क्या होंगे? बहुत कमजोर होते हैं। केवल बाहर से दिखाने के लिए इनका शरीर बहुत बड़ा हो जाता है, मोटा, भारी भरकम हो जाता है, लेकिन बहुत वो क्या होते हैं? कमजोर होते हैं, क्योंकि इनको मिक्सोडीमा की रोग लग गया था। अब आते हैं चौथा, हैशमिटो डिजीज। हैशमिटो डिजीज, हैशमिटो नाम के साइंटिस्ट, हैशीमेटो नाम के वैज्ञानिक ने इस डिजीज की खोज की। इसके अंतर्गत जब थायराइड ग्लैंड बहुत कम मात्रा में आयोडीन का सिक्रीशन करते हैं, कहने का मतलब ना के बराबर,
बहुत कम मात्रा में आयोडीन सीक्रेट करते हैं तो उस दौरान जहाँ तक ये आयोडीन सीक्रेट होकर के जाता है वहाँ के चारों तरफ के क्या हैं जो सेल्स पाए जाते हैं, सेल इस आयोडीन को समझ नहीं पाते हैं, इस आयोडीन को समझ नहीं पाते हैं और वो समझते हैं ये तो घुसपैठी है, ये क्या है घुसपैठी है और उस सेल को नुकसान पहुँचाने आया है। तो उस दौरान क्या होता है कि जो कोशिका उस घुसपैठी आयोडीन को समझता है तो वो सेल जो है अपने आयोडीन के अगेंस्ट खुद क्या करता है, एंटीबायोटिक उत्पन्न कर देता है। कौन? सेल जब समझ नहीं पाता है कि ये तो आयोडीन आ रहा है, क्योंकि आयोडीन की मात्रा इतनी कम रहती है कि उसके इर्द गिर्द पाए जाने वाले सारे सेल आयोडीन को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये आयोडीन है। उस दौरान क्या होता है, जो चारों तरफ सेल पाए जाते हैं वो चारों सेल उसे घुसपैठी समझ करके उनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक उत्पन्न कर देते हैं। यह एंटीबायोटिक क्या करता है, आयोडीन जहाँ से आ रहा था वहाँ तक पूरा एंटीबायोटिक को पहुँचा देते हैं और थायराइड ग्लैंड को मार देते हैं, अर्थात थायराइड ग्लैंड का सुसाइड करा देते हैं। थायराइड ग्लैंड मर जाता है, इसलिए इसको कहते हैं सुसाइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, या आत्महत्या किसका? थायराइड ग्लैंड का। किसके द्वारा? खुद अपने ही द्वारा, क्योंकि आयोडीन इतनी कम मात्रा में सीक्रेट की जाती है कि उनके सेल समझ नहीं पाते और खुद एंटीबायोटिक उत्पन्न करके उसको ग्लैंड को क्या करते हैं, मार डालते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं आत्महत्या किसका हो गया? थायराइड ग्लैंड का, या थायराइड ग्लैंड की आत्महत्या, सुसाइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये 4 बीमारी हो गए, क्रिटिनिज्म, सिंपल ग्वाइटर, मिक्सोडीमा, हैशमेटोडिजीज, जो हाइपर सिक्रीशन आयोडीन के कारण होता है। ठीक है, अगला आता है हाइपर सिक्रीशन। ये सब थे क्या? हाइपो सिक्रीशन, ये कमी है किसकी? आयोडीन की के कमी के कारण। अब अगला पढ़ाते हैं कि आयोडीन की अधिकता हो जाने पर क्या होगा। तो अगला जो है आयोडीन का हाइपर सिक्रीशन या अधिकता हो जाने पर क्या होगा। तो अधिकता पर यह होगा बीएमआर रेट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, डीएनए आरएनए का अमाउंट या कह सकते हैं इनका संश्लेषण बढ़ जाएगा, ऊर्जा अधिक हो जाएगा। ऊर्जा अधिक होगी तब भी दिक्कत है, तापमान शरीर का बढ़ जाएगा, गर्मी अधिक होगी। ये सब क्या है? आयोडीन की अधिकता हो जाने पर ये सब सारे रोग दिखाई देंगे। अगर डीएनए आरएनए का संश्लेषण लगातार बढ़ रहा है तो आदमी की लंबाई क्या होगी? बहुत बढ़ेगी, अर्थात बीमारी हो जाता है जिसे कहते हैं गिगेंटिज्म नाम का रोग हो जाता है, जिसमें मनुष्यों की लंबाई 7 से 8 फीट की हो जाती है। लेकिन वो 7 से 8 फीट का तो होता है, ये तो बात अच्छी लग रही है, लेकिन वो आंतरिक रूप से क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं, खोखले होते हैं, बस उनकी लंबाई बढ़ जाती है। तो इसके कारण इसका संश्लेषण बढ़ेगा। तो और दूसरा है ऊर्जा। शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए, शरीर में जितनी ऊर्जा है सारा खपत होने लगेगा। तो हमारे भविष्य के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? हमें भविष्य के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? इसके लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि ऊर्जा अधिक मात्रा में निकलने लगती हैं। शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण अधिक गर्मी होती है। ठीक है, ये सब क्या हैं? हाइपर सिक्रीशन, अधिकता हो जाने पर किसका? आयोडीन के। और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाइपर सिक्रीशन अर्थात आयोडीन की बढ़ जाने के कारण जो मेरे आई बॉल पाए जाते हैं आँख के,
ठीक है। ये पूरा आईबॉल्स जो है हमारे आँख के मनुष्यों में आयोडीन की अधिकता हो जाने पर आईबॉल के नीचे फैट इकट्ठा होने लगता है, वसा इकट्ठा होने लगता है, जिसके कारण ये आईबॉल बाहर की तरफ हो जाती है और आंखें हमें बड़ी बड़ी दिखाई देने लगती है। ठीक है, किसके कारण? आयोडीन की अधिकता हो जाने के कारण। क्योंकि आयोडीन की अधिकता होगा तो फैट का मात्रा आईबॉल के पीछे बढ़ेगी और आईबॉल आगे की तरफ दिखाई देगी, जिसके साथ लगता है कि आंख हमारी बाहर की तरफ निकला हुआ है। बहुत लोगों को आप लोग देखे होंगे कि आंख उनका बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि उनकी आंख के पीछे फैट की मात्रा बढ़ गई है। किसके कारण? आयोडीन की अधिकता हो जाने के कारण। ये था थायराइड एशनी के बारे में। अब आते हैं जो दूसरा भाग है थायराइड का, स्ट्रोमा। थायराइड का सेकंड पार्ट स्ट्रोमा। ठीक है, थायराइड का जो सेकंड पार्ट स्ट्रोमा में है, स्ट्रोमा जो होते हैं, स्ट्रोमा के अंदर अर्थात थायराइड ग्लैंड में पाए जाने वाले थायराइड एशनी स्टोमा में पूर्ण रूप से ढके मतलब डूबे हुए रहते हैं, क्योंकि ये स्टोमा उनका मतलब कि पूरा कवर करता भाग, जैसे कि ये पूरा क्या है, स्टोमा का भाग है, इसी में ग्लोबुल्स लगे हुए हैं। ये ग्लोबुल्स कौन से हैं? ये थायराइड एशनी के हैं। अर्थात थायराइड एशनी स्टोमा में धंसा हुआ पाया जाता है और स्टोमा में ब्लड वेसल्स तथा इसके साथ साथ सी सेल्स पाए जाते हैं। इस स्टोमा में ब्लड वेसल्स के साथ साथ सी सेल पाए जाते हैं। अब आता है सी सेल का क्या काम। ब्लड वेसल से समझ में आ रहा, ब्लड है, ब्लड का पूरा वेसल छितरा हुआ है, लेकिन सी सेल्स क्या है? अब सी सेल जो है, सी सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स। अर्थात सी सेल जो हैं ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है, सी सेल जो है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स का सीक्रेट करते हैं और यही थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स जो है रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम का मेंटेनेंस करने में। अर्थात शरीर में कैल्शियम का नियंत्रण करते हैं कौन? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स, जो सी सेल के द्वारा अर्थात स्टोमा के द्वारा उत्पन्न किया गया सेल है। और ये क्या करेंगे? इस कैल्शियम का नियंत्रण करेंगे, कैल्शियम सीए, इस कैल्शियम का नियंत्रण करेंगे और जिसके कारण कैल्शियम शरीर में अगर अधिकता हो जाए तो भी दिक्कत होता है, क्योंकि शरीर में अगर कैल्शियम की अधिकता हो जाए किडनी में स्टोन का डर बन जाता है। जो बोन्स पाए जाते हैं उसमें मजबूती ज़्यादा आने लगती है, जिसके कारण हड्डी का टूटने की चांस बढ़ जाती है। ठीक है, ये था हमारा थायराइड ग्लैंड के सारे टॉपिक जितने थे हमने पूरे कवर कर लिया। अब अगला जो ग्लैंड है अगले क्लास में पुनः पढ़ाएंगे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।